शुभ दीपावली टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। आज हमें थोड़ा सा मौका मिला है, ऐसा टॉपिक जो कंज्यूमर से सीधे रिलेटेड है, इंश्योरेंस कंज्यूमर से सीधे रिलेटेड है, इंश्योर्ड से रिलेटेड है। इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट आप कहाँ रिड्रेसल के लिए जा सकते हैं। मैं रामोहन सिंह, MBA LLM फेलो, लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी मेंबर IRDA, चैप्टर EUP चेयरमैन इस्लाह। दोस्तों, ये इंश्योरेंस कवर होता है इंश्योरेंस एक्ट 1938 से। इंश्योरेंस 1938 ने पावर दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उससे पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलती है। उन्होंने ये रूल्स फ्रेम करे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द पावर्स ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 मेड रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांस रूल्स 1998 बाई ए नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट। और वही रूल जो है ना, बाद में 2017 का रूल अभी इस समय काम कर रहा है। उसके हिसाब से द ऑफिस ऑफ द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन CIO, which has been constituted under the Insurance Ombudsman's Rules 2017. Office of the Insurance Ombudsman is an alternate grievance redressal platform which has been set up with an aim to resolve grievance and aggrieved policyholders against insurance companies and its intermediaries or insurance brokers in a speedy and cost effective manner. इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स के जो रूल्स 1998 में इसे फॉर्म किया था, और ये 17 का जो रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से इंश्योर्ड को अगर कोई भी डेप्रीवेशन हो रहा है, किसी भी तरह से उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, या उसका क्लेम कम मिला है या पूरा नहीं मिला है, या क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है, तो वो रिड्रेसल के लिए ओम्बड्समैन में जा सकता है। उसकी कंडीशंस हैं, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। उसकी कंडीशंस है कि आप पहले इंश्योरेंस कंपनी के बड़े दफ्तरों को लेटर के द्वारा, पत्र के द्वारा, कंप्लेंट के द्वारा अवगत कराएंगे कि हमारा ये क्लेम बनता है और आपने नहीं दिया, या आपके ब्रांच ने नहीं दिया, DO ने नहीं दिया, या आपके किसी रीजनल ऑफिस ने नहीं दिया। वो ज़रूरी है। और वो इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, और ब्रोकर के अगेंस्ट आप कर रहे हैं तो ब्रोकर भी हो सकता है। तो इसलिए ये फॉर्मेलिटी बहुत ज़रूरी है। उसको देने के बाद ही, अच्छा, दूसरा कंडीशन एक और भी है कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, रिपुडिएट कर दिया गया है, इंश्योरेंस कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया, आपके कंप्लेंट पे भी कोई नहीं जवाब दिया, 1 महीने तक आप वेट करते हैं, तो उसके बाद भी जा सकते हैं। और भी कंडीशंस हैं जिसमें अमाउंट का भी है कि 30 लाख रुपए, अभी पहले 20 लाख था, तब 30 लाख रुपए तक के क्लेम के लिए आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में अपने ग्रीवांस को डाल सकते हैं। वो रिड्रेस करते हैं, मीडिएशन करते हैं, और आपको एक स्टेज पे ला के देते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को भी डायरेक्ट करते हैं। तो उसके लिए जो ये प्रॉपर रूलिंग है, उन प्रॉपर रूलिंग के हिसाब से इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है कौन, कौन बनाए जाते हैं, कौन होते हैं, उसके विषय में जानते हैं। ही शुड बी ऑफ द रैंक ऑफ हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट के जज के रैंक का हो, रिटायर्ड हो लोग होते हैं, वो भी बनते हैं, और IAS IRS और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बहुत एक्सपीरियंस लोग, जिनको कि ये काउंसिल फिट मानती है, उनको ओम्बड्समैन बनाती है। और कंसीडर्ड कंप्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ, जो कंप्लेंट क्या रिसीव करते हैं वो उसको देखिए। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये रूल जो है ना, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों के लिए अप्लाई होते हैं। ये बीच में पहले ही बोलना था, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों के लिए है। ये इंश्योरेंस ओम्बड्समैन दोनों के लिए है। एनी पार्शियल और टोटल रिप्यूडिएशन ऑफ क्लेम बाई एन इंश्योरर, किसी इंश्योरेंस कंपनी ने आपके आधा क्लेम दिया है, आधा रिजेक्ट कर दिया है, या पूरा रिजेक्ट कर दिया है, रिप्यूडिएट कर दिया है, उस कंडीशन में जा सकते हैं। एनी डिस्प्यूट इन रिगार्ड टू प्रीमियम पेड आर पेबल इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी में प्रीमियम, कई बार ऐसा होता है प्रीमियम आपने पे कर दिया है, ज़्यादा है या कम है, और या रिटर्न है,
या ऐसे कोई डिस्प्यूट पैदा होते हैं उसके लिए आप जा सकते हैं, उसमें ब्रोकर को भी इन्वॉल्व कर लिया है और इंश्योरेंस कंपनी को भी इन्वॉल्व करके जाएंगे। एनी डिस्प्यूट ऑन द लीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉलिसीज इन सो फार एज सच डिस्प्यूट रिलेट्स टू द क्लेम। ऐसे पॉलिसी के जो टर्म्स कंडीशंस हैं जहाँ पे डिस्प्यूट लीगली क्रिएट हो गया है कि ये लीगल नहीं है और लीगल नहीं है, तो उसके लिए भी आप जो है ना अपने को साबित करना है कि हमारा ये क्लेम लीगल है और हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट हमारी तरफ को एडवांटेज देता है, इसलिए मेरे इस एडवांटेज को ग्रीवांस रेडिएसल के माध्यम से हमें दिया जाए। तो वहाँ पे भी ओम्बड्समैन जा सकते हैं। डिले इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम, कई बार 6 महीने, साल भर, 3 महीना, 2 महीना आपका क्लेम लटका हुआ है, किसी भी तरह का क्लेम है, LIC का है, GIC का है, और वो इंश्योरेंस कंपनियों में कोई जो ना प्रोसेस नहीं कर रहा है या क्लेम दे नहीं रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा है, ऐसे हालत में भी आप ओम्बड्समैन जा सकते हैं। नॉन इशू ऑफ एनी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट टू कस्टमर्स आफ्टर रिसीप्ट ऑफ प्रीमियम प्राप्त हुआ, किसी ने पॉलिसी नहीं दिया, किसी ने कोई भी आपको दिक्कत आ गई इंश्योरेंस से रिलेटेड मैटर में जहाँ पे सप्लाई देनी थी उसको, और कंसीडरेशन दोनों तरफ से पूरा होना चाहिए। आपने पेमेंट कर दिया, उन्होंने उस कंसीडरेशन को मानते हुए आपको पॉलिसी नहीं दी और आप पेपर नहीं दिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो उससे भी आपको डिस्प्यूट लगता है, तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जा सकते हैं। The ombudsman by the mutual agreement of the insured and the insurer can act as a mediator, और आप दोनों लोगों की बातें सुनकर के वो मीडिएटर के रूप में काम करता है। जो भी उनके दायरे में आता है उस दायरे के अंदर जो है ना मीडिएशन करते हैं और सेटलमेंट करवा देते हैं। सेटलमेंट हो भी जाते हैं, मैक्सिमम सेटलमेंट होते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ दिनों तक इनका कंसल्टेंट रहा। मैंने देखा कि कई ऐसे डिस्प्यूट थे जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के थे जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स इशूज़ थे और इंट्रिकेसी थी और कॉम्प्लिकेशन आ गया था, तो उसमें हमें कंसल्टेंट के रूप में लिया था इन्होंने, जहाँ पे टेक्निकलिटी थी, टेक्निकल ढंग से समझना था। तो हमने अपनी एडवाइस या अपना कंसल्टेंसी उनको दी थी, बताई थी, अपने रिपोर्ट बना के उन्हें दिया था। वो पेमेंट हुए हैं, सारे के सारे पेमेंट हुए हैं, बहुत पेमेंट हुए हैं। वो बहुत पहले की बात है, साल 1.5 साल तक मैं उनके साथ लगा रहा था। द डिसीजन ऑफ ओम्बड्समैन वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द कंप्लेंट इज़ फाइनल। और अगर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को लगता है कि आपका क्लेम वाकई में पेबल नहीं है और पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ब्रीच हो रहा है, आपकी तरफ से ब्रीच हो रहा है, तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आपके कंप्लेंट को जो है ना रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर पेबल है, किसी भी एंगल से पेबल है, थोड़ी बहुत भी आपकी कमियां हैं और इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा कमियां हैं, तो कभी कभी कम ज़्यादा करके वो मीडिएशन कर लेते हैं, मीडिएशन भी कर देते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छी व्यवस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखी है, जिसमें पब्लिक को कम से कम कम पैसे में, थोड़े से टाइम में आपका किसी भी तरह का जो ग्रीवांस है वो रिड्रेस हो जाता है। अब वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जो कंप्लेंट होती है, उन कंप्लेंट्स में वो करते क्या हैं और कैसे करना है। आपकी जो कंप्लेंट है वो राइटिंग में होनी चाहिए और इंश्योर्ड या उसका लीगल हेयर ही उस कंप्लेंट को साइन करेगा। वहाँ पे कोई एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप खुद जा सकते हैं। लेकिन एक समस्या है कि आपको उस कॉन्फ्लिक्ट के विषय में पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए और आपको राइटिंग करने के लिए, या जिसको हम ड्राफ्टिंग कहते हैं, वो ड्राफ्ट सही होना चाहिए। ड्राफ्ट इस तरह से हो कि आपको फेवर कर जाए और वो आपकी जो बातें रखी जा रही हैं वो जो ना उन्हें समझ भी आए और कानून से भी कानून के अंदर भी हो, उससे लगे कि आपका एकदम फेयर क्लेम है और फेयर ढंग से आप बात कर रहे हो और फेयर ही आपको मिलना चाहिए था। लेकिन थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों में इंश्योरेंस कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया है, जो किसी भी तरह से उनको हटाई जा सकती है या माइनस किया जा सकता है। उस माइनस करने के बाद आपका क्लेम बनता है। तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ये रिड्रेसल जरूर दे देता है। और दूसरा, जो कंप्लेंट्स हैं, कैसी कंप्लेंट्स उनके यहाँ लाई करती है। लाई करने का मतलब यह है कि उनके पास जो कंप्लेंट जा रही हैं उनकी क्या मेरिट एंड डिमेरिट्स है, मेरिट्स क्या हैं और किस बेस पे वो एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा नंबर, उनके पास क्या हम पहुँचा दे रहे हैं
और जिस पे हमें रिलीफ चाहिए, और वो क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद आपको कंज्यूमर फोरम में जाना होता है या सिविल कोर्ट में जाना होता है। द कंप्लेनेंट हैड मेड ए प्रीवियस रिटन रिप्रेजेंटेशन टू द इंश्योरर्स एंड इंश्योर्ड। अगर इंश्योर्ड को क्लेम रिजेक्ट हुआ है या क्लेम में पार्शियल पेमेंट हुई या क्लेम में या किसी पॉलिसी में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसे सबसे पहले उस इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर को, बड़े दफ्तर को, सबको कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट के बाद आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल रही है, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है या जवाब आता है तो उसको बेस लेकर के आप इनके पास जाएंगे, और जो क्लेम रिजेक्ट हो गए हैं उनके लिए जाएंगे। द कंप्लेनेंट हैड नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर आपको रिप्लाई नहीं मिली इंश्योरेंस कंपनी से, तो भी आप ओम्बड्समैन जा सकते हैं। द कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने सही से रिप्लाई नहीं दिया और आपके क्लेम पे गोल मोल जवाब दे रही है, उस कंडीशन में भी आप ओम्बड्समैन जा सकते हैं, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जा सकते हैं। या इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पूरे इंडिया में हर जगह स्टेट वाइज या रीजन वाइज बने हुए हैं। जहाँ पे बड़े स्टेट हैं उनमें 1-2 भी हो सकते हैं, जैसे यूपी में यूपी उत्तरांचल वेस्ट का मिला के नोएडा में है, लेकिन यूपी ईस्ट का जो है ना वहाँ लखनऊ में है। तो ऐसे ही और बनाए हैं, और ऑलमोस्ट मुझे हो सकता है नंबर बढ़ गए हों, 17, 18, 24 भी हो सकते हैं, हो गए हैं। द कंप्लेंट इज मेड not later than 1 year after the insurer had rejected the representation। और उन जो आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है, द कंप्लेंट इज मेड नॉट लेटर देन 1 ईयर। यहाँ पे लिमिटेशन, कोर्टों में लिमिटेशन चलता है सभी वाद के लिए। वहाँ पे लिमिटेशन देते हैं कि ये इसका इतनी लिमिट है, इसकी इतनी लिमिट है। यहाँ पे लिमिट है एक साल की। आपकी कंप्लेंट 1 साल तक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 साल के ज़्यादा होने का मतलब है कि आप खुद भी क्लेम पे इंटरेस्टेड नहीं है। अपने क्लेम पे आपका उन्होंने रिजेक्ट किया और आप 1 साल तक बैठे हुए हैं, तो उसके अंदर का ही होना चाहिए। द कंप्लेंट इज़ नॉट पेंडिंग इन एनी कोर्ट और कंज्यूमर फोरम और एनी आर्बिट्रेशन। किसी भी कंज्यूमर फोरम में, किसी सिविल कोर्ट में, किसी आर्बिट्रेशन में आपकी कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, तभी वो इंटरटेन करेंगे। और इनकी जो रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन के विषय में क्या बोलता है, हमारा ये रूल्स क्या बोलता है। द ओम्बड्समैन फॉलोज सर्टेन प्रोसीजर। द ओम्बड्समैन शुड रिकमेंड व्हेन बोथ द पार्टीज एग्री ऑन हिज मीडिएशन। ये करते क्या हैं कि आपने कंप्लेंट लॉन्च करी, आपने पूरी ड्राफ्टिंग करके पेपर उनको दे दिया, वो आपको भी चिट्ठी डालते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को भी चिट्ठी डालते हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, और दोनों कंसेंट में आते हैं कि हम आपकी बात मानेंगे, तभी ये अपना डिसीजन देते हैं। रिकमेंडेशन शुड बी मेड नॉट लेटर देन 1 मंथ ऑफ द रिसीप्ट ऑफ सच ए कंप्लेंट। जब उन्होंने चिट्ठी आपको दिया तो 1 महीने के अंदर दोनों को जवाब देना है, दोनों लोग जवाब दें। द कॉपीज शुड बी सेंड टू बोथ द कंप्लेनेंट एंड द इंश्योरेंस कंपनी। Recommendation have to be accepted in writing by the complainant within 15 days of the receipt of such recommendation। अगर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है तो 15 दिनों के अंदर ही एक्सेप्ट करना है। वो करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी देते हैं तो सब मानते हैं, वो बाइंडिंग है उनका। सेक्शन 17 में वो उनका इंश्योरेंस कंपनी को तो मानना ही मानना है। आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को मानना ही मानना है। The awards are governed by the following rules। If the dispute is not settled by intermediation, the ombudsman will pass an award to the insured which he thinks is fair and is not more than what is necessary to cover the loss of the insured। कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी एडामेंट है, वो नहीं देना चाहती है, नहीं समझती है, तो ओम्बड्समैन उसको बेस्ड ऑन पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रूल्स रेगुलेशंस एंड अदर रूल्स रेगुलेशंस जो भी हमारे देश में चलते हैं, उनको बेस लेकर के वो अवार्ड कर सकते हैं, और वो अवार्ड उनको देना ही पेमेंट करना ही होता है। द अवार्ड शुड नॉट बी मोर देन 20 लाख। यहाँ पे 20 लाख है, लेकिन अभी 20-30 लाख हो गया। द अवार्ड शुड बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। और इंश्योरेंस कंपनियों को 3 महीने के अंदर ही अवार्ड को पे करना होता है, मानना होता है, देना होता है। फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच ए कंप्लेंट एंड द इंश्योर्ड शुड एक्नॉलेज द रिसीप्ट ऑफ द अवार्ड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट विद इन द मंथ ऑफ द रिसीप्ट ऑफ सच रिवार्ड। जो भी आपको मिलता है उसको आप उनको बताते हैं कि हाँ मेरे जो इतना प्राप्त हो गया, आपने रिसीव कर लिया। आपके रिसीविंग को लेकर के वो मामला वहीं पे खत्म हो जाता है। द इंश्योर्ड शैल कंप्लाई विद द अवार्ड एंड सेंड ए रिटन इंटीमेशन टू ओम्बड्समैन विद इन 15 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच एक्सेप्टेंस लेटर। इंश्योर्ड शैल कंप्लाई विद द अवार्ड। यहाँ पे इंश्योरर को कह रहे हैं कि इंश्योरर को वो जो अवार्ड किया है ओम्बड्समैन ने कंप्लाई करना चाहिए।
बहुत प्राइवेट कंपनियों में तो लोग बड़ी जल्दी से मान भी जाते हैं। सरकारी कंपनियों में क्या होता है कि ज़्यादातर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एम्प्लॉय ही उनमें काम करते हैं, तो थोड़ा सा उनमें रहता है कि थोड़ा डिले भी कर लेते हैं। तो इसके लिए लिखा हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है, लेकिन वो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो मानते ही मानते हैं, सरकारी कंपनी को ही मानना पड़ेगा। कुछ होता है अपने हिसाब से, लोग ऑफिसर टू ऑफिसर वेरी करता है, चेंज करता है। इफ द इंश्योर्ड डज नॉट इंटीमेट इन राइटिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ सच अवार्ड द इंश्योर मे नॉट इम्प्लीमेंट द अवार्ड। The ombudsman has to act fairly and equitably and should prepare a report of his activities every year and send the same to the central government। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी को जो अवार्ड वहाँ से अवार्ड घोषित हुआ है, उस अवार्ड को आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो और आप नहीं दे रहे हैं, तो वो लिख करके देगा कि वो घोषित ले नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि आपकी मंशा है कि आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, ओम्बड्समैन के अलावा जाना चाहते हो, कंज्यूमर में जाना चाहते हो, सिविल सूट में जाना चाहते हो। तो वो, और दूसरा नंबर, ये जो ओम्बड्समैन है ये अपनी सारी रिपोर्टें साल के साल पूरा जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, और एक बहुत अच्छा एक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल है। और उसके इसके बाद का जो आपका क्लेम का बनता है वो कंज्यूमर फोरम जिसको बोलते हैं, और वो उस पर भी जाया जाता है। लेकिन सही मायने में जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास वकील नहीं है, जिनके पास ये समझिए कि टाइम नहीं है, वो लोग इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में बहुत आराम से जा सकते हैं और रिलीफ पा सकते हैं। आपका जेन्युइन चीज़ है, जेन्युइन केस है, तो उस जेन्युइन केस को वो एंटरटेन करते हैं। नहीं तो उसके बाद तो दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तो ही है आपके पास। आप स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, स्टेट में जा सकते हैं, नेशनल में जा सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना होता है नेशनल कमीशन के बाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, ये वैसे तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसके विषय में जो इंश्योरेंस के आपके क्लेम हैं, उन क्लेम में आपकी जो कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट के लिए जो आपको मटेरियल तैयार करने हैं या मैटर देने हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपने कितने ढंग से बनाया है और कैसे अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, और आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, और वो जो कुछ हैं भी कहीं से किसी तरह से गलती से या किसी कंफ्यूजन से इंश्योरेंस कंपनी ने उसको लिया है और वो अप्रूव कर देते हैं, तो ये वाकई में बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ से आपको रिलीफ मिल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लूँगा। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये पसंद आया तो आए तो आप, पसंद आया या आए दोनों, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। लोगों को नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। बहुत लोगों को नहीं पता होती है कि उनके क्लेम रिजेक्ट हो गए हैं, हम कैसे करें, हमारी पॉलिसी में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, हम कैसे करें, हमारा कुछ दिक्कत है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उसको सॉल्व कैसे करें, और कम पैसे में करें या बिना पैसे के करें, और दूसरा नंबर जो है ना खुद कर लें। ये इसके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो है, और डिटेल में तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन डिटेल में नहीं, इतना आपके समझने के लिए पर्याप्त है, और डिटेल में आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शुभ दिवाली सभी को।